राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लक्ष्मी लक्ष्मी पंडित जी के पास अपने बेटे की जन्म कुंडली बनवाने के लिए बैठी हुई थी और घबरा भी रही थी। कहीं कुंडली में कोई दुष्ट ग्रह आ गया तो कुंडली फाड़ फूक के नदी में फेंक दूंगी। पंडित जी कहने लगे, लक्ष्मी बहन, तूने बहुत पुण्य किए हैं जो ऐसा हीरा जना है। लड़का तो तेरा खरा सोना है, बस इसकी कुंडली की एक ही बात मुझे परेशान कर रही है लक्ष्मी बहन, क्योंकि यह सदा तेरे पास नहीं रहेगा। नाम तो तेरा रोशन करेगा पर तुझसे दूर रह के। तब लक्ष्मी कहने लगी, यह भविष्यवाणी तो उसके जन्म लेते ही उसकी सास ने ही कर दी थी, क्योंकि लक्ष्मी ने घोर मूलों में पुत्र को जन्म दिया था। तो सास ने कहा था, अरे लक्ष्मी, तूने तो घोर मूलों में जनाया छोरा, सारे घर के लिए भारी रहेगा, बस खुद के लिए ही भला करेगा। जैसे सूर्य की रोशनी तो सबको देता है पर पास जाने पर दूसरों को जला देता है, वैसा ही कुछ है तेरा लड़का। चाहे कुछ भी कह ले, लक्ष्मी की तो आंखों का तारा था। लक्ष्मी ने उसका नाम बड़े प्यार से रुद्र रखा था। उसके जीवन का सूर्य था रुद्र। उसी के होने से ही लक्ष्मी के जीवन में बसंत आया था। गांवों में पहले शादी विवाह आज की तरह नहीं होते थे। लड़कियों की छोटी सी उम्र में शादी हो जाया करती थी। जब लड़की ये चौका बासन करना सीख जाती थी, समझो लड़की विवाह लायक हो गई। और उस समय ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का समय नहीं था कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। लक्ष्मी और उसकी जेठानी का विवाह आगे पीछे ही हुआ था। लक्ष्मी अपनी शादी के टाइम पर कोई 16 बरस की रही होगी और तभी उसके फेरे हो गए थे और ससुराल विदा होकर आ गई थी। कमला उसकी दूर की रिश्ते में जीजी लगती थी। कमला के विवाह में ही लक्ष्मी को जो देखा था, तभी उसे अपने छोटे भाई के लिए पसंद कर लिया था, क्योंकि कमला वहाँ चाय नाश्ते की जिम्मेदारी निभा रही थी और तभी उसका विवाह अपने छोटे भाई से कर दिया था। यहाँ कमला की गोद तो जहाँ 1 साल में ही भर गई थी ससुराल में आकर, वहीं लक्ष्मी ने एक बेटे के लिए तरस कर रह गई थी कि कोई एक बच्चा हो जाए, लेकिन बच्चे की आस लक्ष्मी की पूरी नहीं हो रही थी। और इसी बात से दुखी होकर उसका पति भी, जो संन्यास लेकर कहीं निकल गया था, उसने घर बार छोड़ दिया था। लेकिन जब उसका पति जोगिया बन के घर से निकला, उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी 2 महीने की गर्भवती थी। जाने कितनी मन्नत मनौतियों के बाद रुद्र का जन्म हुआ था। उसके जन्म लेते ही डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसे बचाना बड़ा मुश्किल है, पर अपने लाडले को सीने से लगाए रात रात भर जागकर सिर्फ अपने प्रेम की संजीवनी से ही लक्ष्मी ने उसको जिला दिया था। कमला के बेटे सुरेश और रुद्र में पूरे 10 बरस का अंतर था। जहाँ एक तरफ सुरेश सीधा साधा घर भर का आदर्श पुत्र था, वहीं रुद्र सिर्फ घर का ही नहीं, पूरे गांव का सिरदर्द था। अपनी मंडली के साथ कभी किसी के अनार के बगीचे पर हाथ साफ कराता, कभी किसी के लहलाते सेब के बगीचों का एक एकदम मूड लाता, कभी किसी की भैंस खुली छोड़ आता, तो कभी किसी के दुधारू गाय का बछड़ा खोलकर गाय के पास भिड़ाकर उसका सारा दूध जो बछड़े को पिला देता। जिसे मालिक संजो कर रखता था कि बछड़े को वह पिला देता। उसके कारनामों को गांव की औरतें उसकी माँ को बढ़ा चढ़ाकर जो ताने मारने से बाज नहीं आती थी। और जीजी इससे बचाती ही नहीं है। सुना है, जो कम लक्ष्मी अपनी जेठानी से कहने लगी, कल आंगन में पड़ी हुई किसी की पूरी घास फूंक आया तुम्हारा लाडला। अब पंचायत बैठेगी तो जाने क्या निर्णय ले। सरपंच जी, ऐसे कमाल करता है तुम्हारा रुद्र, और गुस्सा तो सदा इसकी नाक पर बैठा रहता है। क्यों रे रुद्र, क्यों इतना गुस्सा करता है तू? अब इस बात को वो अबोध क्या जाने, वह तो छोटा बालक था। ये तो उसे बनाने वाले ने उसकी मिट्टी ऐसी गूंदी थी कि एक ही मूर्त बना के फिर सांचा ही तोड़ दिया था। इसी से रुद्र एक ही था
सबसे अलग, सबसे निराला। और रख लो शिव जी के नाम पर अपने लड़के का नाम, जब तब अपनी तीसरी आंख खोले लोगों को भस्म करता फिरता है। बचपन से अपनी दादी माँ के द्वारा किए गए अत्याचारों का परिणाम यह हुआ कि उसे अत्याचार शब्द से नफरत हो गई। अन्याय करना और सहना तो रुद्र ने सीखा ही नहीं था। कभी किसी के साथ गलत होते देखता तो उस पर झपट पड़ता। घर पर शिकायतों की पेटी आधी अधूरी ही पहुंचती। बताने वाले सारे लोग लपेट के साथ अपनी गलती छिपा जाते और घर पहुंचने पर रुद्र की जो सामत आती कि पीटने वाला मार मार के लकड़ी तोड़ देता, पर उस मृत्युंजय का अभेद खोल उधेड़ना मुश्किल था। घर भर में अगर वो किसी से डरता था तो वो था सुरेश, उसकी ताई का लड़का। दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। सुरेश की आंखों की पुतली था रुद्र। जब तब रुद्र को अपने पिता के कोप से बचाने का साहस केवल सुरेश ही कर पाता था। रुद्र के पिता तो एक बार घर से जो निकले फिर कभी वापस नहीं लौटे। कोई कहता बाबा बन गए, कोई कहता कि किसी डेरे में डेरा डालकर पड़े, कोई कहता कि कोई बड़े संत ज्ञानी हो गए। सब लोग ऐसे ही अटकलें लगाते रहते, लेकिन ऐसा भी क्या संत ज्ञानी जो बीवी और गृहस्थी की नाव को बिना पतवार के अकेला छोड़ गए। पूरे घर की जिम्मेदारी अब सुरेश के पिता पर थी। उन्होंने हमेशा निभाया। उनके लिए सुरेश और रुद्र दोनों बराबर थे। वे जितना प्रेम सुरेश से करते थे उतना ही प्रेम रुद्र से भी करते थे। इसी से जितना नाराज होने पर कुटाई भी रुद्र की होती थी तो उससे प्रेम भी बहुत करते थे। रुद्र छोटा और बदमाश था, इसी से उसकी क्लास जब तब लग जाया करती थी। लेकिन ताऊ जी के कोप से बचाने के लिए पिता तुल्य बड़ा भाई रुद्र के पास उसका हमेशा साथ देता था। रुद्र को इन सब खुरापातों के बीच टीवी देखने का भी बड़ा शौक था। दूसरों के घर टीवी देखने के लालच में वह पूरे गांव भर का दिहाड़ी मजदूर बन जाता। कभी किसी का राशन लाता, किसी की आलू की बोरियां उतरवाता। दिमाग का इतना तेज था कि जब तब दुकानदार अपनी कलम से जोड़ घटाव करता तब तक वे जनाब आर्यभट्ट मोल भाव चुका चुके होते। इस पर उसका गणित सारा ज्ञान जीवन से ही जुड़ा था। स्कूल पहुंचते ही गणित की कक्षा में उसे बुखार आने लगता था। उसे किताबें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। स्कूल की लाइब्रेरी की लगभग हर किताब कई कई बार वह पढ़ चुका था। उसकी दादी हमेशा कहती, मेरा रुद्र कलेक्टर बनेगा, देख लेना। पर किसी के देखने दिखाने से क्या होता है? क्या स्कूल तो उसे कभी जो राशि नहीं आ रहा था। सर्दियों के दिन थे। कक्षा 11वीं की क्लास लगी थी। कक्षा के एक लड़के नाहर ने जो एक गाना सुन लिया था, पहला नशा पहला खुमार, और उसको उसने कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया था और क्लास के साथ पढ़ने वाली रमा को प्रेम पत्र गुलाब के साथ भेंट कर दिया था। रमा के पास चिट्ठी उसने जिस लड़के के हाथ भिजवाई थी, उसने जब रमा से पूछा कि ये चिट्ठी किसने दी है रे, तो उसने बरगद के चबूतरे की ओर इशारा कर दिया। नाहर तो अपने दोस्तों के साथ वहीं खड़ा था, लेकिन उससे जरा दूर हटके रुद्र भी खड़ा था। रमा जाने कब से मन ही मन रुद्र को अपना मान चुकी थी। उस चिट्ठी में लिखने वाले का नाम नहीं था। वह मुस्कुराती हुई रुद्र तक पहुंच गई और उसका हाथ थाम लिया। ठीक उसी वक्त प्रिंसिपल सर की गाड़ी वहीं आकर रुकी। रुद्र अपना हाथ खींचता उससे पहले रमा ने हाथ हटा लिया, लेकिन प्रिंसिपल की अनुभवी आंखें सब कुछ ताड़ गई थी। पूछताछ करने पर रमा ने हाथ में पकड़ी चिट्ठी प्रिंसिपल के हाथ में रखकर खुद को बेगुनाह बताया और रो रो कर उस बेवकूफ ने रुद्र की ओर इशारा कर दिया। रमा की बात पर सहमति की मोहर लगाता नाहर भी रुद्र के खिलाफ खड़ा अनाप शनाप बोल गया। प्रिंसिपल ने मार मार के बेचारे की खाल उधेड़ दी, पर चुपचाप पीड़ा के आंसू बहाता रुद्र, जो आसानी से उनकी पकड़ से छूटकर भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं, मार खाता रहा। प्रिंसिपल की मार का बदला ब्याज के साथ उसने नाहर से ले लिया था। रुद्र ने उसकी ऐसी कुटाई करी कि उसके बाद लगभग महीना भर नाहर स्कूल नहीं आया था।
इसके बदले की चोट उसे ऐसी तगड़ी लगी कि उसके मन में रुद्र के लिए हमेशा के लिए नफरत हो गई थी। रमा के घर पर चिट्ठी कांड का पता चलने पर 2 महीने बाद ही रमा का विवाह हो गया था। किसी तरह वो साल बीता और अगले साल की पढ़ाई के लिए सुरेश ने रुद्र को शहर भेज दिया। स्कूल खत्म कर रुद्र का दाखिला शहर के कॉलेज में हो गया। वक्त बदलते देर नहीं लगती। सुरेश पढ़ाई समाप्त कर चुका था और उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। घर पर जाने कब से सुरेश के लिए लड़की देखी जा रही थी, पर अच्छा कमाने वाला सज्जन लड़का विवाह की वेदी के लिए हमेशा ही अयोग्य साबित हो रहा था। इसी से उसकी माँ ने इस बार बिना किसी को बताए एक चाल चल दी। जितनी तस्वीरें आई थीं उनमें से पार्वती की तस्वीर पर जो सुरेश की माँ कमला की नजर अटक गई थी। गोरी सी दुबली नाजुक सी पार्वती चेहरे से मासूम और भोली लग रही थी। कमला के साथ साथ लक्ष्मी को भी लड़की बहुत पसंद आ गई थी। गांव में भी अभी पुराना अदब कायदा था, सिर्फ लड़का लड़की की फोटो बदला बदली से विवाह प्रस्ताव हो जाया करते थे। वहां से कन्या की फोटो आई और यहाँ से लड़के की फोटो भेजी गई। सुरेश देखने में बुरा नहीं था, परंतु बचपन में हुए चेचक के दाग चेहरे पर ऐसी उसके चेहरे पर दाग थे जिससे उसका जो उजला रंग था उसी में दब के रह गया था। इधर रुद्र तो रुद्र था, बिल्कुल कपूर गौर की तरह, साक्षात कार्तिकेय लगता था। उसके इसी चेहरे को देखकर जहां ताई जल भुन जाती थी, आज उसी चेहरे को दिखाकर अपनी होने वाली बहू को रिझाना चाह रही थी। पार्वती के घर जो तस्वीर पहुंची उसमें 2 लड़के बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, एक सुरेश दूसरा रुद्र। बड़ी चालाकी से कमला के भाई ने ऐसी बातें बनाई कि बड़ों को एक ही नौकरी में रिझा लिया और पार्वती को दूसरे चेहरे ने। पार्वती ने ना किसी से खुल के पूछा और ना उसे किसी ने बताना जरूरी समझा। पार्वती को लगा उसके लिए रुद्र का रिश्ता आया है। मन ही मन वह उसे अपना पति मानने लगी और अगले महीने पड़ने वाला जो गौरा जी का व्रत भी जो पार्वती ने कर लिया। दिल से विधि विधान से उसने गौरा जी का व्रत किया। विवाह हुआ, नववधू घर आ गई। शाम को कुल देवी के मंदिर में पूजा के समय जब अपने सामने उसने रुद्र को भाग भाग कर फल नारियल लाते हुए देखा, तब नई नवेली दुल्हन ने चौंक कर घूंघट पलटा और अपने पति का चेहरा देखकर दंग रह गई। नई जगह पराया घर, बेचारी पूछती भी तो किससे और क्या पूछती। अपने पति से तो बोल नहीं सकती थी और बेचारी चुपचाप रह गई। और उसे तो यह भी नहीं पता था कि मुझे छोटे भाले भाई की तस्वीर दिखाई गई है। उस निरापराधनी की आंखें सब कुछ कह गईं और उसे किसी को कुछ समझ नहीं आया और कमला सब समझ गई थी। लक्ष्मी, तेरा छोरा कुछ करता धरता नहीं है, कमला कहने लगी। कुछ भी नहीं करता, शहर ही से वापस भेज दे, शायद कुछ पढ़ लिख जाए। कॉलेज का भी तो कितना हर्जा कर रखा है इसने, जाने कहाँ से ऐसे एक से एक कपड़े पहने घूमता रहता है। तो उसकी ताई कहने लगी, क्यों रे रुद्र, कहाँ से आते हैं तेरे पास इतने रुपए? पर वो तो अपनी मर्जी का मालिक था, किसी की बात का जवाब देना, किसी की बात का नहीं देना वह खुद तय कर लेता था। रुद्र कहने लगा, ताई डाकू हूँ, बैंक लूटता हूँ, खूब रुपए बना लूं, फिर तुझे और माँ को भी एक सतलड़ बनवा दूंगा, और हाँ भाई तुम्हें भी। कहने वाला तो कह के चला गया, पर पारो का मन जाने कैसा हो गया। जिसकी तस्वीर ने उसकी जाने कितनी कुंवारी रातें आंखों में काट दी थीं, जाने कितने सपने उसने देखे थे, आज उसे ही अपने आसपास देखना खुशी की जगह सिर्फ दुख दे रहा था। पार्वती का मन अजीब सा होकर रह गया था। सुबह से उठकर अपनी गृहस्थी में लगी पारो खुद को हर वक्त व्यस्त ही रखती थी, लेकिन जैसे ही रुद्र की एक झलक भी दिख जाती उसकी बेचैनी बढ़ जाती थी। वो मन ही मन चाहने लगी थी कि जब तक उसकी और सुरेश की गृहस्थी की गाड़ी पटड़ी पर ना आ जाए तब तक के लिए वह रुद्र
उसके जीवन से कहीं दूर चला जाए। पड़ोसी के किसी गांव में सुरेश के दोस्त की शादी थी। सुरेश को भी वहां अपनी पत्नी पार्वती को साथ लेकर जाने के लिए भी घर भर की सबकी सहमति लेनी पड़ी थी। पार्वती को प्यार से पारो कहते थे। कमला तो नई बहू को ऐसे बाहर घूमने जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जिद्दी बेटे के आगे उसकी एक नहीं चली। लक्ष्मी ने ही पारो को सजा संवार कर उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया था। ये टीका क्यों लगाया है काकी? पारो कहने लगी तो लक्ष्मी कहने लगी, अरे क्यों नहीं, मेरी बहू है भी तो जो खरा सोना है, किसी की नजर ना लगे मेरी बिटिया को। लक्ष्मी ने तपाक से उत्तर दिया तो पारो की बड़ी बड़ी आंखें डबडबा गईं। इतना प्यार तो उसे अपने मायके में भी नहीं मिला था। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के लिए वो घर की नौकरानी से अधिक कुछ नहीं थी। इसलिए भी उसके विवाह के लिए घर पर बहुत ज्यादा पूछताछ करना किसी ने जरूरी नहीं समझा था। अपने आंसू पहुंचकर उसने अपनी काकी सास के पैर छुए और उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। खूब खुश रहो बिटिया, अपने पति का भरपूर सुख पाओ, खूब फलो फूलो, सदा सुहागन रहो। और लक्ष्मी ने भी उसे आशीर्वादों की झड़ी लगा दी थी। पारो मुस्कुराकर जो खड़ी हो गई और सुरेश की आवाज भी आ गई कि कहाँ रह गई पारो, जल्दी बाहर आ। सुरेश और पारो अब शादी में चले गए थे और वहां से वापस आ रहे थे कि रुद्र अपने शिव गणों की फौज के साथ सुरेश और पारो से वहीं टकरा गया। तो सुरेश कहने लगा, तू यहाँ क्या कर रहा है रुद्र? तू तो कल्ली शहर चला गया था ना? तो रुद्र कहने लगा, हाँ भैया, हमारी कॉलेज कैंटीन का रामदीन बहुत समय से बीमार चल रहा था। अकेला आदमी था, घर पर ही रहकर दवा ले रहा था। कल अचानक चल बसा। कभी बहुत पहले उसने अपने गांव का अता पता मुझे बताया था। इसी गांव का रहने वाला था, तो हम 2-4 लोग मिलकर उसे यहीं ले आए थे। पर यहाँ आकर पता चला कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। बस उसी का क्रियाकर्म निपटा के आ रहा हूँ। हाँ, सुरेश कहने लगा, सारी दुनिया का ठेका तूने ही ले रखा है ना? अच्छा सुन, अब ऐसा कर, तू पारो के साथ घर जा और मुझे कुछ काम से जाना पड़ेगा। सुरेश का यह कहने की देर थी तो यह सुनकर पारो घबरा गई। नहीं नहीं, ऐसे आप काम पर कैसे चले जाएंगे? पारो कहने लगी, आप भी घर तक चलिए मेरे साथ, फिर वहां से फिर काम पर चले जाना। तो सुरेश कहने लगे, अरे समझो पार्वती, कल दिल्ली से ऑडिट के लिए लोग आने वाले हैं। पिछले महीने भर से लगभग उसी की तैयारी में लगा था। अजीत की शादी नहीं होती तो मैं एक दिन की भी नागा नहीं करता। यह मेरा खास दोस्त था, इसलिए इसकी शादी में आना पड़ा। अब बस उसकी तैयारी फाइनल हो जानी है और परेशान होने की क्या बात है। रुद्र तो है तुम्हारे साथ, बस यही थोड़ा आगे डिपो से तुम दोनों को बस मिल जाएगी। मैं कल शाम तक घर आ जाऊंगा। उन दोनों को बस में बैठाकर सुरेश निकल गया। पारो अपने आप को समेटे एक तरफ बैठी रही। एक दिन भर की पूरी थकान से कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने रुद्र के कंधों पर अपना सिर रख के सो गई। थका तो रुद्र भी था, पिछली रात पूरी उसने जागते ही काटी थी। उसने पारो को कोई कष्ट ना हो इसी से वह चुपचाप बैठा रहा और उसके कंधे पर सिर टिकाए पूरे रास्ते आराम से पारो सोती रही। और जो चाहे जो भी अवगुण हो लड़कियों के मामले में, पर उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। रुद्र जो पूरा दामन पाक था उसका। और इसी बात की सबसे अधिक चिढ़ नाहर को थी, जो वह उसके बचपन का दोस्त था और दिखाने को दोस्त था, लेकिन अंदर से उससे बहुत जलता था। जब तब वह यही मौका ढूंढता था कि कब कैसे रुद्र की बेइज्जती की जाए। और आखिर आज उसे एक क्षण की आशा की किरण दिखाई दी। उसी बस में नाहर भी गांव जा रहा था। ऑफिसर्स सख्त थे, लेकिन सुरेश का काम भी पक्का था। उधर जो सुरेश ऑफिसर्स के सामने अपना काम दिखा रहा था, इसी काम के लिए उसने 2 दिन में पूरा काम किया था। सुरेश के पक्के इंतजाम से कुछ ही घंटों में उसका काम निपट गया था। सुरेश अपने ऑडिट के बाद कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में घर की ओर बढ़ रहा था। जो ही सुरेश
जो अपने गांव की ओर चला। रास्ते में नाहर मिल गया और कहने लगा, कैसे हो भाई? आजकल काम कुछ ज्यादा हो गया है और इस समय अपने ऑफिस में ना बिताया करो। घर में नई नई दुल्हन बैठी है, उस महाकाल के साथ छोड़ दिया आपने उसे। सुरेश रुद्र के लिए मन में ऐसे पलते बैर से अभिनव तो नहीं था। तुम अपने काम से काम रखो नाहर, हमारे घर में ताक झांक करने की जरूरत नहीं है, सुरेश ने भी कह दिया। कहने को तो सुरेश ने पूरी दृढ़ता से कहा, लेकिन तेज कदम कुछ और तेज होते चले गए। शक का बीज ऐसा होता है जिसे न खाद की जरूरत होती है और न पानी की। फिर यहाँ तो खाद पानी देने वाले घर बाहर दोनों जगह मौजूद थे। शक की बेल कैसे नहीं फलती फूलती। कमला बहुत तीखी सास थी, ऐसा नहीं था कहा जा सकता, लेकिन रूखी और बहुत ककर्स बहुत थी। सारा दिन पार्वती को कोल्हू के बैल सा पीसने पर उसका मन नहीं भरता था। रोज पार्वती के जागने से पहले ही वह उसके लिए दिन भर के काम जमा करके रखती। एक 18-19 साल की कमजोर सी लड़की पर उसे तरस नहीं आता था। कभी अनाज संजोने वाले बड़े बने नस्तर मंजवाती, कभी घर भर के कंबल चादर पार्वती से धुलवाती। मोटी मोटी कालीन और दरियों को भी ब्रश मार मार कर पारों से धुलवाया जाता। अचार पापड़ बड़ियां छांटना तो हर दूसरे महीने का काम होता जा रहा था। लक्ष्मी जितना हो सकती अपनी तरफ से पारों की मदद करती, लेकिन घर के दूसरे भी काम होते थे जिन्हें समय पर पूरा करना होता था। कमला तो काम बताकर पड़ोस में बतियाने के लिए चली जाती और पीछे से घर के काम करती पारो। कभी थक कर चूर हो जाती, पर दोपहर में भी बेचारी को 2 घड़ी सुस्ताना नसीब नहीं होता था। अब उनके खेत में चना भी होने लगा था, वो भी दरने का काम जो पारो को ही करना पड़ता था, क्योंकि इस कमला ने उसी को यह काम सौंप दिया था। ऐसे ही एक दिन उसने खूब सारा चना चक्की में दरने के लिए पार्वती को बैठा दिया। तभी मस्त मौला रुद्र शहर से घूमता फिरता वापस आया और पारो को दाल दरते देखकर उसके पास से चक्की खींचकर खुद शुरू हो गया। लाओ, यह काम मैं कर दूं, तुम इतनी दुबली पतली हो, कहीं दाल के साथ खुद ना पिस जाओ। ये क्या रुद्र, तेरी कमीज कैसे फट गई? लक्ष्मी के सवाल पर सबकी नजर रुद्र पर गई तो रुद्र कहने लगा, कुछ नहीं माँ, कॉलेज में एक रईस जादे को मजा चखा के आ रहा हूँ। लक्ष्मी कहने लगी, अरे अब किसका सिर फोड़ आया? लक्ष्मी, जरा समझा अपने छोकरे को, यह सब करके मेरे घर में ना आया करे। तो रुद्र कहने लगा, अरे ताई, कमिश्नर का लड़का है और खुद कोई कमिश्नर समझता है। कॉलेज में शराब पी कर आ गया और लगा लड़कियों को उलूल जुलूल बकने। अब जहाँ रुद्र है वहाँ कुछ गलत तो हो नहीं सकता। पहले उसे प्यार से समझाया, नहीं समझा तो मजबूरी में हाथ उठाना पड़ गया। कितनी भारी मजबूरी थी तेरी, हाय राम। उसे सुधारने से पहले खुद को तो सुधारो, उसकी ताई ने व्यंग कसा। पार्वती सर झुकाए अपना काम करते हुए सोच रही थी। जितना भी अपने मन को वह रुद्र को हटाना चाहती, उतनी ही दृष्टता से वह हंसता मुस्कुराता उसके हृदय के आसन पर विराजमान होता जा रहा था। रात में सुरेश आते ही जो कमला ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। ये रुद्र ना ढंग का नहीं लगता मुझे, सुरेश तू ध्यान रखा कर। तो सुरेश कहने लगा, क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा आजकल जब तब शहर से भागकर आ जाता है, जब देखो पार्वती के आगे पीछे घूमने का बहाना ढूंढता रहता है। बस देख बेटा, मैंने भी जो अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। तेरी और पार्वती की उम्र में भी तो अंतर है, कम से कम 10-12 बरस छोटी है वो तुझसे, और औरत का मन कोई नहीं समझ पाया। वो दोनों तो हम उम्र हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरा तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा और मेरा बुढ़ापा भी। बेटा घर भर में तेरी ही बातें तो सुनता है और किसी तरह कुछ ऐसा कर कि अब वह शहर से वापस ही ना आए। रुद्र अपनी माँ की बातें तो सुन रहा था और कहने लगा, कैसी पागलों वाली बातें करती हो माँ, तुम भी, मेरा छोटा भाई है वो, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ, तो उसकी माँ कहने लगी, हाँ तो सुन तो ले, फिर किसी दिन तेरा ये जिगर का टुकड़ा तेरी नाक के नीचे से तेरे कलेजे को ना ले उड़े तो कहियो मत फिर। सुरेश ने अपनी माँ को तो समझा दिया, पर माँ की बात उसके मन में रह गई।
उस रात माँ बेटे की बातें कमरे में दूध लेकर आती पारो ने भी सुन ली थी। पार्वती पहले ही रुद्र से कटती थी, पर अब तो और सतर्क हो गई थी। लेकिन वो अवधूत इन सब बातों से अनजान ही था। उसके लिए तो पार्वती उसके बड़े भाई की ब्याहता थी और उसकी भाभी थी। वो अपने देवर के रिश्ते को बखूबी निभाता। कभी उसके लिए खूब सारे अमरूद ले आता, कभी खूब सारी बेरियां, कभी उसके लिए कच्ची कैरी उठा लाता, तो कभी कहीं से नन्हा सा खरगोश का बच्चा लाकर उसके हाथ में थमा देता। लो रखो इस खरगोश को अपने पास, बिल्कुल तुम सा ही सफेद है रेशमी सा। और अपनी बेवकूफ़ी भरी बातों से जो उसका ध्यान कभी नहीं जाता। लेकिन अब सुरेश का ध्यान इन छोटी छोटी बातों पर जाने लगा। ऐसे ही एक रोज गांव में लगे मेले में साथ चलने की जो रुद्र जिद करने लगा। जितना हो पार्वती उससे बचना चाहती, उतने ही अधिकार से वो उसके जीवन में घुसता चला जा रहा था। उस दिन तहसील में कुछ जमीन पट्टे का काम होने से माँ बेटा दोनों घर से बाहर गए थे। दोपहर में खाने के बाद पार्वती अपनी काकी लक्ष्मी के कमरे में ही जमीन पर उसी के एक तरफ लेटी हुई थी और लक्ष्मी की बातें सुन रही थी कि बिना किसी खोज खबर के रुद्र चला आया और आते ही सीधा अपनी माँ के कमरे में पहुंचा। रुद्र ने पारो को देखा नहीं था। बाहर खिली धूप में आने के कारण आंखें चुंधिया गई थी और उस पर कमरे में भी घुप अंधेरा था। पहनी हुई कमीज उतारकर उसने एक तरफ फेंकी और माँ से दूसरी कमीज मांगने लगा। माँ फटाफट मेरे कपड़े निकाल दो, रुद्र कहने लगा। जबरदस्त मेला लगा हुआ है गांव के बाहर, एक चक्कर मार कर आता हूँ। लक्ष्मी ने उठकर कमरे की बत्ती जला दी। रुद्र ने पार्वती को देखा और पार्वती ने रुद्र को। पार्वती तो लजा कर बाहर चली गई, लेकिन रुद्र को इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अपने अंदाज में तैयार होकर फटाफट वो घर से निकल गया। लक्ष्मी उसे आवाज देती ही रह गई, अरे सुन, अपनी भाभी को भी साथ लेता जा, सारा दिन यहीं तो घर में पड़ी रहती है, ना कहीं आना ना कहीं जाना। जा पार्वती बेटा, तैयार हो जा। फिर तो पार्वती के लाख मना करने पर भी उसे कहाँ सुनना था। उसे अपनी मोटर बाइक पर बैठाए वह मेला घुमाने के लिए अपने साथ ले गया। सालों बाद जैसे पार्वती किसी मेले में आई थी। वह 5-6 बरस की थी जब कभी उसने मेला देखा था, जब कभी वह अपनी माँ के साथ मेला देखने आई थी। छोटी सी बच्ची चहकती, कभी वह झूले पर बैठना चाहती, कभी चूड़ियों की दुकान से चूड़ियां खरीद लेती, किसी गुमटी में सजे गुब्बारों को छर्रे वाली बंदूक से फोड़ना चाहती, कभी गोल रिंग को उछालकर किसी साबुन या टेडी बियर में फंसाकर जीतना चाहती। उसकी हर जिद को पूरा रुद्र कर रहा था, क्योंकि वह भी उसके साथ बच्चा बन बैठा था। पानी पूरी के ठेले पर चटकारे लेने के बाद दोनों बुढ़ी के बाल खाते हुए छोटे मोटे सामान समेटकर घर की ओर निकल गए। लेकिन घर पहुंचने पर से पहले ही उनके घर में महाभारत की तैयारी हो चुकी थी। रुद्र ने गाड़ी खड़ी करते ही बाहर आंगन में उन दोनों का रास्ता देखते हुए बैठे सुरेश ने आंखों से ही पारो को चीर फाड़ कर खा जाने वाली नजरों से देखा और वह पारो से कहने लगा, मुझसे बिना पूछे ही घूमने निकल गई। बड़ा शौक है बाहर घूमने का, काम धाम छोड़ के बाहर घूमती फिरती है। तो लक्ष्मी कहने लगी, नहीं सुरेश, मैंने ही जबरदस्ती पार्वती को भेजा था, वरना वो तो घर ही बैठी थी। मुझे लगा सारा काम तो हो चुका है, बेचारी जरा बाजार की रौनक देखाए। काकी, सुरेश कहने लगा, उसकी गलती को अपने सर का बोझ मत बनाओ, अपने ऊपर ना लो। आप देखिए, ये कोई वक्त होता है घर लौटने का? अरे जाना ही था तो कम से कम रात का खाना तो बना जाती। अब इनके घूमने फिरने के कारण आपको और माँ को सारी रोटियां बेलनी पड़ी ना आखिर। आंखों में आंसू लिए पार्वती अंदर चली गई। घर पर महाभारत छिड़ते देख रुद्र अपनी गाड़ी उठाए वापस बाहर निकल गया। लेकिन फिर उस रात पारो रात भर सो नहीं पाई। सुरेश भले ही दुनिया के लिए संत था, पर अपनी पत्नी के लिए उसका गुस्सा दुर्वासा ऋषि से कम नहीं था। रात भर उसकी बेल्ट और लात घूंसों के बीच सिसकती पारो की आंखों से जो आंसुओं का सैलाब रुक नहीं रहा था। आंखों से अंधी आंखें कब तक थक कर सो गईं, उस बेचारी को पता ही नहीं चला। रो पीट कर कब उसे नींद आ गई। जब कोई व्यक्ति शक करने लगता है तब उसे सच्चाई का भान भी नहीं रहता। उसे सभी अच्छी और साफ चीजें भी में भी कालिख दिखने लगती है। वो धीरे धीरे अपने मन में
अपने सोच सोचकर अपने आसपास एक जटिल ताना बाना बुन लेता है और जिसकी अभेद दीवार से बाहर निकलना स्वयं के लिए भी असंभव होता है। ऐसा ही कुछ सुरेश के साथ हुआ। एक सामान्य से देवर भाभी के रिश्ते में उसने प्रेमी प्रेमिका नजर आने लगे। जिस पार्वती से उसने पहले कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, अब बात बात पर सुरेश पारो को फटकारने लगा। कभी उसकी पड़ोसी थाली गुस्से में फेंक देता, कभी चाय ठंडी है बोल के बिना पिए निकल जाता। इन सब बातों के साथ एक और ऐब उसने पाल लिया था। अब सुरेश जब तब शराब पीकर आने लगा और बिना किसी बात के ही कोई ना कोई फसाद शुरू कर देता। जब एक मर्द का हाथ उसकी औरत पर उठ जाए तब फिर उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाता है। पार्वती को सब समझ आ रहा था, पर क्या करूं? वह यही सोचती, क्या करूं क्या ना करूं, कि फेर में पड़ी बेचारी आंसू बहाती रहती, कलपती रहती। रुद्र से भी तो कुछ नहीं कह सकती थी बेचारी। उस मेले वाली बात के बाद उस रात रुद्र जो घर से निकला तो वापस नहीं लौटा था। उसे ताई के द्वारा पार्वती पर किए जा रहे अत्याचार तो मालूम थे, लेकिन उसका अपना देवता तुल्य भाई भी पारो को सता रहा है, इसका उसे जरा भी भान नहीं था। ताई बचपन से ही उससे नाराज रहती थी। यह तो वह जानता था कि उसकी ताई उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उस जलन को उसने उसका सामान्य स्वभाव ही समझा था। उसके रंग रूप से तो उसकी ताई जलती थी मन ही मन, लेकिन वह मन में इतना बैर पाले बैठी है, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसको और पारो को लेकर ताई क्या क्या कहानियां सुरेश को सुनाकर उसके कान भर रही थी। बेचारा जान जाता तो कम से कम सुरेश से बात करके सारी बातें साफ कर पाता, लेकिन ना तो वह पारो के साथ हुए अत्याचार जानता था और ना ही ताई के मन में चल रहे षड्यंत्रों का उसे कुछ पता था। इधर उसके कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव की तैयारी चल रही थी। इस वर्ष उसका फाइनल ईयर था और उसी की कक्षा से चुनाव में लड़का खड़ा हो रहा था। जैसा कि आमतौर पर कॉलेजों में चुनावों में हुआ करता है, वैसा ही कुछ रुद्र के कॉलेज का भी नजारा था। सालों से एक ही पार्टी का वर्चस्व था और उसी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी मचाते कॉलेज में अपनी तानाशाही चला रहे थे। एक दो बार उन लोगों का आमना सामना रुद्र से भी हुआ था, लेकिन खुद में मगन रुद्र ने बिना उनकी ओर ध्यान दिए ही अपना रास्ता पकड़ लिया। एक शाम कमरे में बैठा वो विद्यालंकार की राजनीति शास्त्र की किताबें खोलकर पढ़ रहा था कि कमरे पर कुछ जरा तेज सी दस्तक हुई। वो भागकर दरवाजा खोल गया तो सामने उसका रूममेट खड़ा था। जगह जगह से कटा छिला अनिकेत उसे एक तरफ अंदर लेकर चलाया और वह कहने लगा, ये क्या हाल बना रखा अनिकेत, क्या हुआ है तुझे? वह कहने लगा, क्या होगा यार, वही भैया जी के गुंडे कॉलेज कैंटीन में चले आए और शुरू हो गए अपनी मनमानी करने। अब तो सालों ने हद पार कर दी है, किसी को भी इनके खिलाफ खड़े ही होना होगा यार, वरना ये लोग जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे। रुद्र को गुस्सा तो आया, पर किसी तरह उसने अपने गुस्से को संभाल लिया। तुम जब तक डरते रहोगे वो डराते रहेंगे, रुद्र कहने लगा। जब तक उनसे भागने की जगह उनका सामना नहीं करोगे, वह ऐसे ही सर पर चढ़कर नाचेंगे। क्यों किसी और के खड़े होने का इंतजार कर रहे हो? तुम खुद क्यों नहीं खड़े होते उनके खिलाफ? तो अनिकेत कहने लगा, भाई इतनी हिम्मत होती तो ऐसे मार खाकर नहीं उनका मुंह तोड़कर आता। रुद्र ने मेडिकल किट लाकर उसकी मल्हम पट्टी की और उसके लिए चाय और बिस्किट ले आया। यार रुद्र, अनिकेत कहने लगा, आज भी खाना नहीं बनाया तूने? तू अपनी पारी में ऐसे ही भांजी मार जाता है। तो रुद्र हंसने लगा, क्या करूं भाई, किताब पढ़ने बैठ जाता हूं तब कुछ और याद ही नहीं रहता। तू चाय पीना, मैं फटाफट तेरे लिए कुछ बनाता हूं। अनिकेत को चाय थमाकर वो वापस रसोई में चला गया और 2 प्लेटों में उसने नाश्ता बनाया। उसके गांव के मुन्ना काका उसके कमरे में दाखिल हो गए और हाथ में उसने मिठाई का डिब्बा थाम रखा था। डिब्बा रुद्र और अनिकेत की तरफ बढ़ाते हुए वे मुस्कुराकर एक ओर बैठ गए। रुद्र कहने लगा, कैसे हो काका, आज एकदम मिठाई कैसे ले आए? तो काका कहने लगे, रुद्र बेटा, हमारी बिटिया का विवाह तय हो गया है और जो हमारी जमीन के पट्टे पर विवाद चल रहा था वह भी सुरेश ने सुलटा दिया है। बहुत खुश हैं हम।
तुम्हारे घर भी गए थे बेटा मिठाई देने, लेकिन कोई मिला नहीं। फिर इधर ही आ रहे थे तो सोचा तुम्हें ही देते जाएं। आज कल में तो घर जाओगे ही आखिर। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया। रुद्र बैठा सोच रहा था आखिर घर पर कोई भी कैसे नहीं था। अगले ही दिन शनिवार था। बहुत दिनों से वह घर की तरफ जा भी नहीं पाया था। इसी से अगले दिन वह घर जाने की सोचकर उसने अपने कुछ कपड़े बैग में ठूस लिए और अपनी पैकिंग तो उसने कभी की ही नहीं। इतनी पैकिंग तो कभी तूने की नहीं रुद्र, अनिकेत अनिकेत जो कहने लगा। तो रुद्र कहने लगा, हाँ अनिकेत, इस बार सोच रहा हूँ हफ्ता भर रुक कर ही आऊंगा। माँ भी नाराज रहती है कि घर नहीं आता। अब उन्हें क्या बताऊं कि यहाँ किन सब ढेर कामों में फंसा हुआ हूँ। सामान बांधकर एक और रखकर वो वापस बालकनी की तरफ गया। सावन मास का मेला लगा हुआ था। कमला और लक्ष्मी भी मेला देखने जा रही थी। लक्ष्मी ने जाते जाते पारो से भी चलने के लिए पूछा, पर घर में काम होने से पारो घर में ही रुक गई। बहुत रात बीती। सुरेश घर आया। पार्वती ने उसकी थाली परोस के रखी। थाली में परोसी कद्दू देखकर सुरेश भड़क गया और कहने लगा, कितनी बार कहा है कद्दू न बनाया कर, पर तेरे दिमाग में भूसा भरा है जो कोई बात तुझे समझ नहीं आती। तो पारो कहने लगी, अम्मा जी ने कही इसलिए बनाना पड़ा। मैं अभी कुछ और बनाकर ले आती हूँ। बस कर ये पतिव्रता वाला नाटक। सुरेश उस पर चिल्लाने लगा, सब जानता हूँ मेरे पीछे तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। उसी के लिए बनाया है ना कद्दू। मुझे पता है यह कद्दू रुद्र को बहुत पसंद है। पार्वती कहने लगी, ऐसा नहीं है जी, आप गलत समझ रहे हैं। तो सुरेश कहने लगा, मैं गलत समझ रहा हूँ? अब तू मुझे समझाएगी? अब तेरी जवान भी खुलने लग गई है मेरे सामने। किसने कहा तुझसे इतना बोलने के लिए? मेरे घर में सब मेरे हिसाब से रहेगी और मेरे हिसाब से होता है तभी रहने दूंगा, वरना चोटी पकड़कर खींच कर घर से बाहर फेंक दूंगा। बाहर रात भर ओस में पड़ी पड़ी अकड़ जाएगी, तब अकल ठिकाने आएगी बेवकूफ को। पार्वती कहने लगी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आप बस बैठिए, मैं अभी कुछ बना कर ले आती हूँ। तो सुरेश कहने लगा, जब इतना ही ध्यान था मेरा तो पहले ही दूसरी सब्जी क्यों नहीं बना रखी थी? साल भर से ज्यादा हो गया, आज तक तुझे ये नहीं पता चला कि तेरा पति क्या खाएगा और क्या नहीं। लेकिन उसकी हर पसंद तुझे याद होगी। यही त्रिया चरित्र तो आदमियों का जीवन दुश्वार किए हुए है। पी लेने के बाद तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा सज्जन सुरेश बिल्कुल ही जाहिल हो जाता था। उसने थाली उठाई और पूरा जोर लगा के पार्वती पर दे मारी और तेज तेज कदमों से चलता हुआ इतनी तेज बारिश में बाहर निकल गया। शक से अंधी हुई आंखों को दीवार के पीछे खड़ा रुद्र नजर नहीं आया। हर शनिवार रुद्र अपने कॉलेज की छुट्टी के बाद शहर से घर आ जाता था। अभी पिछले बहुत समय से वह नहीं आ पाने के कारण आज बहुत ही उमंग में वापस आया था। वह सोच रहा था कि यह सब सुनकर उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह तो सोच रहा था इतने दिनों के बाद घर जाऊंगा तो सब कितने खुश होंगे। लेकिन यहाँ आकर जो उसने सुना, उसे सुनकर तो जो उसे अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। एक बार को उसे लगा भाई के पीछे जाऊं, फिर पलटकर वो कमरे में चला गया। पारो अपना सर पकड़े रोती हुई बैठी हुई थी। रुद्र ने अपने रुमाल से उसके बहते हुए खून को साफ किया और चुपचाप मरहम पट्टी करने लगा। वो भी चुप बैठी रही। रुद्र ने पहली बार पारो को इतने ध्यान से देखा था। इतनी सलोनी सी कोमल सी लड़की पर इतना अत्याचार हो रहा था उसके घर में। उसके घाव से बहते खून को रोकने में उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन बेचारी के दिल पर लगे जख्मों का क्या? उसे देखने वाला कौन बैठा था वहाँ? और वो अचानक उसे क्या तसल्ली देता, यह शब्द उसे नहीं सूझ पा रहे थे। वह कहने लगा, रुद्र, पारो से मेरे साथ चलोगी? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें उठा के देखा तो कितना बावला था वह कहने लगा, मैं शुरू से देख रहा हूं तुम्हें ताई बहुत सताती है और अब तो भाई भी। तुम क्यों सह रही हो ये सब? अपने मायके क्यों नहीं चली जाती भाभी? तो पारो कहने लगी, मैं किसके भरोसे जाऊंगी? माँ है नहीं,
सौतेली माँ है, वह वैसे ही पीछा छुटाना चाह रही थी मुझसे, तभी तो 12 साल बड़े आदमी से मेरा विवाह कर दिया। मुझे जानबूझकर ही नहीं बताया। मैं तो यही जानती थी कि मेरा विवाह तुमसे हो रहा है। और फिर भावनाओं में बहकर वह सब कुछ कह गई जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था। अपने मन की दुर्बलता बताने के बाद उसे समझ आया कि वो क्या क्या बोल गई है। दोनों बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर अब क्या? बहुत देर चुप रहने के बाद रुद्र ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ रुद्र। पारो कहने लगी, तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे भैया खुश नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल हमारे बीच सब सुलझ जाएगा। और एक बात और, वो मुझसे कितनी भी नफरत कर लें, तुमसे कभी प्रेम करना नहीं छोड़ सकते। तुम चले गए तो ये सब बातें भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और फिर से वह पहले वाले सुरेश बन जाएंगे। सब ठीक होने के बाद तुम्हारा कभी कभार आना कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा रुद्र। इतनी जरासी लड़की और इतनी गहरी बातें रुद्र ने अपनी माँ के अलावा कभी किसी औरत से इतनी गहरी बातें नहीं सुनी थी। रुद्र अचानक उठा और वैसी ही घनघोर बारिश में वह घर से निकल गया। जो बस सामने मिली बैठ गया और निकल गया। आधी रात को बस हरिद्वार जाकर रुकी। बस डिपो के सामने ही शमशान था। महाकाल की प्रिय जगह पहुंच गया था वो, और उसके मन को वहां जाकर शांति मिली। कुछ एक दो चिताएं अभी भी जल रही थी। लोग अपने प्रियजनों को फूंक फांक के घर लौट चुके थे और वो भी चला गया। आज पारो की बातें सुनने के बाद उसके मन में पारो के लिए जो दया की वेदना जाग रही थी, कहीं प्यार में न बदल जाए, इसी डर से वह वहां से भाग आया था। उसके मन में जलती आग यहीं बुझ सकती थी। कल कहाँ जाना है, क्या करना है, किसी बात का होश नहीं था रुद्र को। बस ये पता था, अब कभी घर वापस लौट के नहीं जाऊंगा। अब उस घर के दरवाजे उसके लिए सदा के लिए बंद हो चुके हैं। पंडित जी की भविष्यवाणी अब सत्य होने वाली थी। खोटा सिक्का अपना रास्ता बनाने के लिए निकल गया था। शमशान में अकेले बैठा हुआ अब दूत सा वो जाने कब तक खुद में ही खोया रहा। अचानक होती तेज बारिश का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने अपने दोनों घुटनों के इर्द गिर्द हाथों का गोल घेरा बनाए और वह सोच रहा था कि आखिर उससे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि उसके पिता समान भाई के मन में उसके लिए शक का कीड़ा कुलबुला उठा। पारो का मुलायम सा चेहरा याद आते ही उसका हृदय कसमसा कर रह गया। उसकी बड़ी बड़ी डबडबाई आंखें जैसे बिना किसी गुनाह की सजा काट रही हो। सही भी तो था, आखिर उस लड़की ने गुनाह क्या भी किया था। गुनाह तो उसके साथ हुआ था। उसकी तस्वीर दिखाकर ब्याह भैया से करवा दिया तो क्या, अगर उससे पारो का विवाह करवाना चाहते घर वाले तो वो तैयार हो जाता। शायद नहीं भी और शायद हाँ भी। वह अकेला ही सोच में अपनी में मगन था। पारो में क्या बुराई थी आखिर? सीधी सादी सुंदर सी लड़की। कायदे से तो भैया को उसे फूलों से सहेज कर रखना चाहिए था, और भैया ने उसे रौन दिया था, और वो भी ऐसे कि बेचारी सांस लेने तक को लाचार हो रही थी। बहुत देर तक रुद्र अपने विचारों में खोए हुए रहा और वहीं उसे नींद आ गई। सुबह नींद खुलने पर उसने अपना बैग उठाया और पास की चाय की गुमटी पर जा बैठा। एक कप गर्म चाय अंदर जाते ही जैसे उसकी आत्मा भी जाग उठी। मन ही मन उसने तय कर लिया कि अब उसे घर वापस नहीं लौटना है। इसके पीछे सिर्फ सुरेश भैया का शक्की स्वभाव ही था, या कहीं ना कहीं उसके मन में भी पारो के लिए कोमल भावनाएं पैदा होने लग गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी भाभी है। और मेरी अपने सर को उसने एक झटका देकर वहां से उठ खड़ा हुआ, और उठ तो गया लेकिन जाना कहाँ है, अभी भी उसे यह समझ नहीं आ रहा था। आखिर अपना बैग उठाए वो वापस अपने कॉलेज के लिए निकल गया। पहले हर शनिवार रविवार अपने घर की ओर दौड़ा चला जाने वाला रुद्र अब महीनों महीनों घर नहीं जाया करता। ताई तो पहले से ही बचा करती थी, अब माँ से भी उसकी बातें कम होने लगी थी। माँ कितने बहाने करती उसे घर बुलाने के लिए, हर बार वो कोई ना कोई कारण बताकर घर जाना टाल ही जाता। कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां चल रही थी। हमेशा ही जो दल विजेता रहता आया था
वही पूरे जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार को विजय अभियान में बदलने में जुटा हुआ था। पहले रुद्र का मन पढ़ाई लिखाई में भले नहीं लगता हो, पर इस बार वो घर से वापसी के बाद उसके पास उसकी किताबें ही रह गई थीं, जिनमें वह डूबकर अपने आप को और अपने दर्द को भूल सकता था। कहने को दोस्त भी बहुत थे उसके, लेकिन इनमें से किसी से भी वो अपनी मन की दुख को कह पाने में असमर्थ पा रहा था। दोस्तों की इस फौज में जो गिने चुने उसके करीबी थे, उन्हें समझ आ चुका था कि किसी गुमसी चोट से घायल उनका दोस्त चुप्पी की चादर ताने उसे छुपाने की कोशिश में है। लेकिन कहा जाता है ना, वक्त हर जख्म का मरहम है। बस इसीलिए वो सब भी उसके सामान्य होने का इंतजार कर रहे थे। छात्र संघ चुनाव में हमेशा से जीतने वाली पार्टी अपने प्रचार में लगी थी। शहर के रईसों के लड़के उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे में ही किसी साधारण विद्यार्थी का उनके काम के बीच कुछ भी कहना या करना उनके लिए असहनीय था। ऐसे ही एक शाम पार्टी के 10-12 लड़के घूमते फिरते लाइब्रेरी चले आए। लाइब्रेरी में एक तरफ बैठी एक तोता मैना सी जोड़ी परीक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट बनाने में व्यस्त थी। उन लड़कों में से एक ने उस लड़की के पास से गुजरते हुए उसके चेहरे के पास सिगरेट का धुआं उछाल दिया। उस लड़की के पास बैठा उसका दोस्त गुस्से में उठ खड़ा हुआ। वो अभी उस सिगरेट पीने वाले को लाइब्रेरी के नियमों के अनुसार यहाँ सिगरेट पीना मना है बता ही रहा था। तभी उस बदतमीज लड़के का एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे के भूगोल को बिगाड़ गया। जब तक एक तरफ चुपचाप अपनी किताबें पढ़ रहे रुद्र का गुस्सा उबल पड़ा। अपनी जगह से उठकर उन लड़कों तक पहुंचने में उसे सेकंड ही लगे थे। फिर अपने अंदर का सारा क्रोध और सारी नाराजगी उसने उन सारे लड़कों की ताबड़तोड़ पिटाई करके निकाल दी। उसके हाथ में जो भी आता गया उसी से वह प्रहार पर प्रहार करता गया। रुद्र उन 7-8 लड़कों पर अकेला भारी पड़ गया था। सब अपने अपने कटे फटे जख्मों को संभालते गिरते पड़ते अपने नेता के पास रुद्र की शिकायत लेकर पहुंच गए। रुद्र के साथी भी नहीं वहां बैठे थे। उस जोड़े की भी रूह कांप गई। अब जाने वो छात्र नेता अगले दिन इस रुद्र का क्या हाल करेगा। पर जिसने मसान की मिट्टी से तिलक कर अपने भावी जीवन की शुरुआत की थी, उस मसानी अघोरी को अब किसी नेता का डर नहीं था। उसने तो खुद अपने माथे पर कफन बांध रखा था। उस रात इतने दिनों के बाद रुद्र के मन में जरा सी ठंडक थी। हालांकि उसके दोस्त डरे हुए थे, लेकिन वो निश्चिंत अपनी खाट पर लेटा खुले आसमान में छाए तारों को देख रहा था। धीरे से उसने आंखें मूंद ली। 2 दुबली सी हरी चूड़ियों से भरी नाजुक कलाइयां उसके सामने दूध का गिलास थामे खड़ी थी। चौंक कर उसने आंखें खोल दी। उसके आसपास कोई नहीं था। उन कलाइयों पर उसका नहीं उसके भाई का हक था। वो नाहक ही परेशान हुआ जा रहा था। पारो ने कहा तो था कि तुम चले जाओ रुद्र, हमारे बीच फिर सब ठीक हो जाएगा। और फिर बस उसकी बात रखने के लिए ही वह वहां से चला आया था। अपनी सोच में गुम था रुद्र कि दरवाजे पर किसी ने जोर से थाप दी। जब वह बालकनी से उठकर अंदर आया तो उसके दोस्त भी जाग चुके थे। एक ने दरवाजे की झिर्री से झांक कर देखा। बाहर सुबह वाले गुट के लड़के और उनका नेता खड़ा था। रुद्र के अलावा बाकी दोनों दोस्तों के प्राण सूख गए। आज तो अंत निश्चित है, यही सोच मन ही मन हनुमान चालीसा का दोनों दोस्त पाठ करने लगे। रुद्र कहने लगे, तू खोल दरवाजा, नहीं तो मैं खोल दूंगा। और वो दोनों दोस्त दरवाजा नहीं खोल रहे थे तो रुद्र ने उनको एक तरफ करके दरवाजा खोल दिया। मैं पहले ही साफ कह देना चाहता हूँ कि मेरे किए काम की सजा मेरे दोस्तों को नहीं दी जाएगी। रुद्र ने एक जोर से कहा, जोर जबरदस्ती करनी है तो मेरे साथ कर लो, लेकिन इन दोनों को किसी ने हाथ भी लगाया तो कसम से उसका हाथ काट डालूंगा। रुद्र ने उन लड़कों से स्पष्ट कह दिया था। दरवाजे पर खड़े रुद्र की हुंकार सुनकर सुबह मार खा चुके लड़के एक ओर हो गए। उन लोगों को परे हटाता हुआ उनका नेता राजवीर सामने चला आया। अबे काहे को इतना बौराए हुए हो भाई? समुद्र मंथन से निकला गरल पी बैठे हो क्या, जो बात बात पर जहर उगल रहे हो? तो वह कहने लगा, क्या काम है राजवीर, साफ साफ बताओ और यहाँ से निकलो। तो राजवीर कहने लगा, क्या यार, तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे हैं और तुम यहाँ बाहर से ही भेज रहे हो, भीतर नहीं बुलाओगे?
राजवीर कॉलेज में भैया जी के नाम से प्रसिद्ध था। उसे इस तरह उसके नाम से बुलाए जानते हुए सुनकर उसके चमचों की मुट्ठियां कसने लगी थी। सभी सोच रहे थे आखिर उनके तेज तर्रार भैया जी इस लड़के से इतना सहज टपका कर क्यों बात कर रहे हैं। राजवीर रुद्र को एक तरफ करके खुद अंदर जाकर बैठ गया और कहने लगा, हमारी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव लेकर आए हैं तुम्हारे पास रुद्र, बोलो मंजूर है। सभी लड़के सन्न से एक दूसरे को देखते रहे। इस बार के कॉलेज के इलेक्शन में हमारी ही पार्टी जीतेगी और हम अध्यक्ष तुमको बना देंगे, बोलो रुद्र मंजूर है। राजवीर ने कहा। तो रुद्र कहने लगा, मुझ पर यह मेहरबानी क्यों। तो राजवीर ने कहा, इन निकम्मों को इतना पाल पोस कर देख लिए, तुम ऐसे झपड़िया दिए कि कल कोई और ऐसा ही कर जाएगा। अगर तुमको आज अपने लिए नहीं मिलाए तो कल इतने सारे लड़कों की फौज तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाएगी। इसलिए तुम दूसरों के नेता बनो, उससे पहले हम चाहते हैं हमारे साथ काम पर लग जाओ। धन दौलत रुतबा सब मिलेगा, जो चाहिए सब। रुद्र कुछ देर तक सोच में डूब गया, फिर उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। उसे पता था भैया जी अच्छे आदमी नहीं हैं, उनकी पार्टी कभी कोई ढंग का काम नहीं करती, लेकिन फिर भी न जाने क्या सोचकर उन्होंने उस पार्टी में शामिल होना स्वीकार कर लिया। चुनाव तो उन्हें जीतना ही था, लेकिन रुद्र जानता था कि उनकी सफलता नहीं बल्कि सीढ़ी मात्र है। फिर वो भैया जी उसकी कलाई थामे उसे अपने साथ राजनीति की अली गलियों में घुमाते, उस सिंहासन तक ले चले जहां पहुंचना एक आम आदमी का सपना ही हो सकता है। समय अपनी तेज रफ्तार से भागता चला गया और पीछे छोड़ गया अपने सारे गहरे निशान। रुद्र ने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज की सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया था। ग्रेजुएशन पूरा करते ही राजनीति शास्त्र में एमए करने के साथ साथ उसका अधिकतर समय भैया जी के साथ बीतने लगा था। भैया जी के पिता कुशल राजनीतिज्ञ थे और सालों से उनके बाप दादा राजनीति में ही रहे थे, इसलिए भैया जी को राजनीतिक कैरियर एक तरह से विरासत में मिला था। भैया जी के पिता जिले के विधायक होने के साथ ही पार्टी के सबसे जुझारू नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने इतने सालों से इतनी मेहनत इसलिए की थी कि उनके बाद उनका पुत्र सीधे सीएम की गद्दी का हकदार बन जाए। पार्टी के प्रति उनकी लगन और ईमानदारी का ये फल था कि उनकी पार्टी में उनकी सबसे अच्छी धाक थी। चुनाव सर पर थे और मंत्री जी के बुलावे पर विधायक और अन्य सदस्य उनके साथ मीटिंग में थे। मीटिंग की खुफिया बातचीत बाहर नहीं आ पाई, लेकिन दोनों कद्दावर राजनीतिज्ञों ने मिलकर बड़ी सूझबूझ और मंत्रणा से कोई बड़ी रणनीति तैयार कर ली थी। रुद्र के एक दोस्त जमीन के धंधे से जुड़े हुए थे तो कुछ एक कोयले के। रुद्र दोनों ही धंधों से जुड़ा पैसा कमाने में लग गया। जाने क्यों उसके दिमाग में एक बात और बैठ गई थी कि अगर उसके पिता उसे और उसकी माँ को ऐसे छोड़कर नहीं जाते तो उन्हें कभी कोई अभाव नहीं सताता। आखिर आज तक वो रुपयों पैसों के लिए ही अपने ताऊजी पर आश्रित था। अगर उनके पास भी रुपए होते तो वो अपनी माँ को वहाँ से हमेशा के लिए निकाल कर अपने साथ ले आता। सोचते सोचते अक्सर वो एक नाम पर आकर अटक जाता, पारो। क्या ढेर सारे रुपए होते तो पारो को भी वह अपने साथ ले आता? क्या वो उसके साथ आ जाती? क्या उन दोनों का इस तरह साथ रहना समाज स्वीकार करता? कभी नहीं। वह अपने आप ही सोचता विचारता रहता और शायद इसलिए उसने उसे इतनी निर्ममता से घर से जाने के लिए पारो ने कह दिया था। और फिर भी उसकी बात आज तक वह निभाता आ रहा था और आज तक वह वापस नहीं लौटा था। लेकिन घर से माँ के अलावा उसे कभी किसी का बुलावा भी तो नहीं आया। क्या सुरेश भैया को उसकी थोड़ी भी याद नहीं आती? क्या ताई सच में उससे इतनी नफरत करती है कि इन बीते 5 सालों में एक भी बार उसे देखने को उसका जी नहीं कल्पा? जाने कितने सवाल रुद्र के मन में उठते रहते और वह सर्प के फंसा उन्हें नीचे दबाकर अपने कार्य में कूद जाता। और अपनी व्यवस्था के कारण ये सवाल भी थे, क्योंकि जब कभी थोड़ा सा खाली समय मिलता तो उसे घर वालों के चेहरे उसे याद आने लगते। कभी सुरेश बड़ा भाई, कभी अम्मा, कभी ताई जी, कभी ताऊ जी और कभी दरवाजे की ओट से झांकती 2 बड़ी बड़ी सी काली काली आंखें पारो।
उन आंखों की ताब सहने में वह खुद को सर्वथा अक्षम पाता था। उसे लगता था आंखें उसे देखती रहें और वह उन आंखों को देखता रहे। लेकिन ये सेकंड मात्र का विचार जैसे तूफान सा उसके हृदय में उठता, वैसे अंधड़ सा बहकर दूर चला जाता। जाति, बिरादरी, समाज और सबसे बढ़कर उसकी माँ, इनमें से किसी की आंखों में वो अपने और पार्वती के रिश्ते के लिए सहमति नहीं पाता था। इसलिए उसने अपने हृदय में बहते हुए उस छोटे से अमृत झरने पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। काम धंधे से जुड़ने के बाद अब उसके पास रुपया तो था, लेकिन समय नहीं था। बचे कुचे समय में राजनीति भी थी। भैया जी का दायां हाथ माना जाता था रुद्र। भैया जी के पिताजी रुद्र को भी बहुत प्यार से देखते थे। जैसे वो अपने बेटे को प्यार करते थे, ऐसे ही वह रुद्र को भी प्यार करते थे। उनके दफ्तर की कई मीटिंगें बिना रुद्र के संभव नहीं थी और ना ही उनके घर का कोई व्रत, त्योहार, पूजा पाठ संभव था। मंत्री जी के साथ मीटिंग के बाद से रुद्र का स्थान जरा और ऊंचा हो गया था। अब तो किसी मीटिंग में वो राजवीर को भले ही एक बार भूल जाएं, पर रुद्र को भूलना जैसे असंभव हो गया था। अब तो वो उन्हें अपने खुद के जाए लड़के से अधिक प्रिय रुद्र लगने लगा था। पार्टी कार्यालय में आज उत्सव का माहौल था। भावी प्रत्याशियों का नाम सार्वजनिक होना था। सभी को लगभग पता था कि सबसे महत्वपूर्ण सीट से भैया जी को ही टिकट दिया जाएगा। कार्यालय में दिवाली सी रौनक थी। रात के 12 बजे का समय यूं ही लग रहा था अभी शाम ही खिली है। आखिर 12:30 बजे रात तक चलते इस सारे कार्यक्रम का पटाक्षेप हुआ और उस सबसे महत्वपूर्ण सीट के प्रत्याशी के नाम के साथ सबको हैरान करते हुए मंत्री जी ने राजवीर की जगह जो रुद्र प्रताप का नाम ले दिया। सभी हक्के बक्के रह गए और रुद्र के प्रति विधायक जी का प्यार सभी को मालूम था, लेकिन अपने बेटे की जगह मंत्री पद की दावेदारी वो सीधे रुद्र के पाले में उछाल देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। एक से एक ऊंचे लोगों के होते हुए भी गुस्से में पैर पटकता राजवीर वहां से निकल गया। पिता के कंधे पर रखे हाथ को झटकता राजवीर एक बार रुद्र को नाराजगी से देखकर चला गया और विधायक जी आगे बढ़कर रुद्र को गले लगा लिया। इसके बाद तो सब कुछ बस एक सपने जैसा होता चला गया। अपने अच्छे कर्मों और युवाओं में अपनी धाक का रुद्र को चुनाव प्रचार में अत्यंत लाभ मिला। रुद्र की प्रसिद्धि ऐसी थी कि उसे जीतना ही था। उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल रही थी। सबकी उम्मीदों पर खरा उतरता रुद्र भारी मतों से विजयी हो गया। ये और बात थी कि हर समय राजवीर के साथ रहने वाले रुद्र को नाराजगी में राजवीर ने अकेला छोड़ दिया था। रुद्र के बार बार मनाने पर भी राजवीर ने फिर उस दिन के बाद रुद्र का चेहरा नहीं देखा था। हालांकि उसके पिता रुद्र के विजयी होते तक उसके साए की तरह उसके साथ बने रहे थे। आज रुद्र ने महीनों बाद अपनी माँ को फोन किया था। वो भले ही ना करे, पर हर हफ्ते बिना भूले उसकी माँ उसे फोन करके उसका हालचाल ले लिया करती थी। उसके बिना पूछे ताया जी और ताई जी के हालचाल के किस्से भी सुना दिया करती थी। लेकिन जिसके हाल वह जानना चाहता था उसके बारे में उसकी माँ कुछ भी नहीं कहती थी। कभी किसी त्योहार के समय पर जरूर कुछ एक आध बातें बोल दिया करती, जैसे दिवाली के लिए पार्वती ने लड्डू बांधे थे, बड़ा स्वाद है बहू के हाथ में, या होली पर तेरी ताई ने बहू को मायके नहीं जाने दिया, बेचारी जब से ब्याह के आई है मायके का मुंह तक नहीं देखा छोरी ने। इससे ज्यादा ना वो बताती थी और ना ही रुद्र पूछता था। आम चुनाव जीतने के बाद उसे मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन देने जाना था। उसके पहले जाने क्यों अपनी इतनी बड़ी खुशी साझा करने के लिए उसने अपनी माँ को फोन लगा दिया। माँ फोन की जगह उसकी ताई ने फोन उठाया। रुद्र की आवाज सुनते ही ताई बिखर गई। तू कहाँ चला गया रे छोरे? अब क्या मेरे मरने पर ही वापस आएगा? अरे तेरा भाई पी पी कर उसने अपनी गत बना ली है बेटा। महीनों से पेट में तेज दर्द की शिकायत कर रहा है। 2 दिन पहले डॉक्टर को दिखाया तो उसने तुरंत भर्ती कर लिया है। हो सके तो एक बार आजा बेटा, हो सकता है तो तेरे आने से ही उसके प्राण वापस आ जाएं। आएगा ना तू रुद्र? बरसों बाद ताई ने उससे उसके बचपन के नाम से रुद्रिया कहकर बुलाया था। मना करने का तो सवाल कहाँ उठता था। वो तुरंत अपनी गाड़ी में जा बैठा और पीछे से अनिकेत भागा चला आया। अनिकेत कहने लगा,
रुद्र, तुझे तो मंत्री जी के आवास पर जाना था ना, कहाँ निकल रहा है वो इस छोटी सी कार में? तो रुद्र कहने लगा, घर जा रहा हूँ भाई, बड़े दिनों बाद घर से मुझे बुलावा आया है, कल तक वापस आ जाऊंगा। आज तू मेरी जगह मंत्री जी से खुद मिलकर समझा देना कि मैं कल खुद आकर उनके पैर छूकर धन्यवाद दूंगा उन्हें, बस भाई आज संभाल ले। और फिर रुद्र हवा से बातें करते हुए मनमौजी रुद्र 5 साल बाद उन्हीं भूली राहों पर लौटने का अपना सफर तय करने के लिए चल पड़ा। वैसे ही आज तक किसी के डर से उसने कोई काम नहीं किया था जो आज वह करता। गांव की गलियां उसे गलबहियां देती हुई बुला रही थी। हवा से बातें करती रुद्र की गाड़ी उसके गांव की ओर भागती जा रही थी और साथ ही उसके दिमाग में यादों के बवंडर भी उठते जा रहे थे। ये जरूर था कि पिछले 5 सालों से उसने अपने गांव नहीं आया था। यह भी था कि अम्मा के अलावा उसने किसी से कोई बात भी नहीं की थी, लेकिन छिप छिपा कर ही सही उसके गांव का दोस्त, उसका बाल सखा श्याम उसे सुरेश दादा और पार्वती की खोज खबर दे दिया करता था। उस रात जब वो बारिश में भीगता हुआ अपने घर से निकला था, उसके 2 दिन बाद ही श्याम उसे ढूंढता हुआ उसके शहर वाले घर पर पहुंच गया था। उस रात श्याम से के साथ उसने पहली और आखिरी बार शराब पी थी और शायद उसी बहकावे में उसने सुरेश भाई के शक और पारों पर किया गया अत्याचार सब कुछ उसने सुना दिया था। इस भरे संसार में शायद श्याम अकेला ही था जो उसके हृदय की टीस को जानता था और समझता था। शायद इसी के बिना रुद्र से पूछे कि उसे उसी के घर के अंदर की खबर दे जाया करता था। उसी ने बताया था कि सुरेश जो पहले 1 आध दिन के फेर में पिया करता था, धीरे धीरे रोज पीने लगा है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि ताऊजी का भी उन्हें डर या संकोच नहीं रह गया था। रात दिन नशे में डूबे सुरेश भाई ऑफिस के काम में भी कोताही करने लगे थे। पहले जिनके काम में कोई जरा सी चूक नहीं निकाल सकता था, अब आए दिन किसी न किसी काम को गलत कर बिगाड़ देते हैं। शाम से उसे ज्यादातर बातें सुरेश की ही पता चलती थीं, लेकिन कभी कभी वह पारो के बारे में कुछ ना कुछ बता जाता था। रुद्र, बुरा मत मानना दोस्त, लेकिन भाभी की हालत कुछ ठीक नहीं है। 1 आध बार अम्मा ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि शादी के 5 सालों में पारो की गोद नहीं भर पाई थी, इसलिए गांव भर की जो औरतें घर बैठकर तरह तरह के गंडे तवीजों के उपाय बताती हैं और फिर ताई सारे जमाने की खींच उसी बेजुबान पर निकालती है। वो भी पारो के बारे में सुन सुनकर यही सोचता, जाने किस मिट्टी की बनी है ये औरत, उसके मुंह से क्या सच में जवान नहीं है। चलो मान लिया मायके का सहारा नहीं है, तो क्या जरूरी है हर बार औरत अपने खड़े होने के लिए किसी सहारे की तलाश करे? क्यों वो अपने खुद के भरोसे अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ नहीं बोल रही? ऐसे घुट घुट कर ये औरत आखिर क्या साबित करना चाहती है? कभी कभी इन्हीं विचारों के सोचते हुए उसे पारो के ऊपर क्रोध सा भी आने लगता था, लेकिन अगले ही पल वो 2 हिरनी सी कातर आंखें उसे उस पर तरस खाने को मजबूर कर जाती थीं। अपने विचारों में मगन रुद्र अपने गांव कब पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। घर की ओर गाड़ी मोड़ने के बजाय वो सीधा अस्पताल की ओर गाड़ी ले चला। उसकी गाड़ी से उतरते ही माँ उसकी तरफ दौड़ती चली आई और उसे सीने से लगाए उन्होंने बिना बोले ही जाने कितने बरसों की शिकायत और उल्हाने आंसुओं में बहा दिए। बेटे के सीने से लगी माँ रोती रही और बेटा उसके सर पर हाथ फिराता उसे सांत्वना देता रहा। माँ को संभालकर एक और करके वह ताऊजी और ताईजी की ओर बढ़ गया। दोनों को प्रणाम करके उसने सर उठाया कि ताईजी की आंखें डबडबाए। रुद्र को सीने से लगाकर वो भी रोने लगी। शायद परिस्थितियां इंसान को ऐसे ही कमजोर कर जाती हैं। आज तक अपने बेटे के गर्भ में झूमती, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझने वाली ताईजी आज उस ईश्वर की करनी के सामने सर झुकाए खड़ी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो किया उसका परिणाम इतना घातक हो सकता है। उन्होंने अपने कड़वे स्वभाव के कारण ही पारो को हमेशा अपने नाखूनों के नीचे दबाए रखने के लिए पारो के लिए सुरेश के मन में कड़वाहट भरनी शुरू की थी। उनकी सोच ही ऐसी थी कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहेगा तो अपनी माँ को ना भूल जाए और ऐसे में घर में राज भी पारो का ना चलने लगे। इसी सब सोच से उलझी कमला ने अनजाने में ही सही अपने बेटे के घर में आग लगा दी थी और आज उसकी आंख से उसका अपना बेटा झुलस गया था। तब जाकर पश्चाताप के आंसू बहाने पर भी उसे कुछ वापस नहीं मिल पा रहा था।
रुद्र भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। बड़ी हिम्मत कर आखिर उसने सुरेश भैया के लिए वहां खड़े सभी लोगों से पूछ लिया। ताई ही उसका हाथ थामे उसे सुरेश के कमरे तक लेकर गई। सुरेश आंखें बंद किए अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। ताई ने धीरे से जाकर उसके बालों में हाथ फिराया और कहा, सुरेश। तो सुरेश ने आंखें खोल दी। सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र को देखकर सुरेश की आंखें डबडबा गई। उसने एक हाथ से धीमे से रुद्र को अपनी ओर बुलाया। रुद्र रोते हुए उसके सीने से जा लगा। दोनों भाइयों के आंसू नहीं रुक रहे थे। इन आंसुओं में इतने साल के गिले शिकवे शिकायतें सब बह गई। सुरेश का रुद्र पर किया अन्याय बह गया और रुद्र की सुरेश की सारी नाराजगी दूर हो गई। यही तो होता है रक्त का संबंध। चाहे कितने भी दिन अलग रह लें, लेकिन एक दूसरे की तकलीफ इन्हें आपस में बांध के ही रखती है। सुरेश की बीमारी ने उसे लाचार कर दिया। उसे दिखने लगा था कि उसका अंतिम समय आ गया है और इसी मानसिक भाव से उसने करुणा से उसे भर दिया था। अब वो एक बार फिर पुराना सुरेश बन गया था। जिस सुरेश के लिए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उसकी हालत आज रुद्र को देखकर कुछ ठीक लगने लगी थी। 4 दिनों में सुरेश के मुंह से एक दाना नहीं गया था। आज रुद्र के हाथों से उसने मुश्किल से सही से दलिया खा लिया था। रुद्र ही नहीं, घर भर के लोगों को आस बंध गई थी कि अब सुरेश भी शायद ठीक हो जाए। रुद्र का हृदय मुस्कुरा उठा था। उसे लगने लगा शायद अब सब अच्छा हो जाएगा। अगर भैया ठीक हो गए तब तो पारो भी खुश रहेगी, और अगर वो खुश रहेगी तो उससे मीलों दूर वो तो जी उठेगा। जरूरी तो नहीं हर जन्म में पार्वती रुद्र की ही हो। पहली बार पार्वती के बारे में सोचते हुए उसका मन कुमलाया नहीं था। उसे एक ढांढस सा लगा था कि वो भैया और पार्वती के जीवन में एक बार फिर 7 रंगों को भर देगा। अपनी सोच में डूबा मुस्कुराता रुद्र भैया का हाथ थामे बैठा था कि उसके दोस्त विनय का फोन चला आया। रुद्र, कहाँ है तू? ठीक तो है ना? रुद्र कहने लगा। हाँ विनय, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। गांव आ गया था। आज ही सुबह अनिकेत को बताकर आया हूँ। उसने तुझे बताया नहीं? तो विनय कहने लगा, भाई मेरे, अनिकेत का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसका बचना मुश्किल है। क्या? रुद्र ने कहा, ये क्या बोल रहा है यार? वो तो मेरे कार्यालय की गाड़ी में ड्राइवर के साथ निकला था, और फिर कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया? रुद्र की बात जो आधे में ही काटता विनय अपनी बात कहने लगा, भाई जो बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। अभी तू जहाँ है फिलहाल वहां से 10-12 दिन कहीं मत निकलना। तेरी सुरक्षा के लिए ही बात कर रहा हूँ। मेरी सुरक्षा? रुद्र बोला, मैं समझा नहीं। विनय कहने लगा, भाई तुझे मारने का प्लान बनाया जा रहा था। रुद्र, तुझे मारने का प्लान बनाया जा रहा था मेरे दोस्त। तुझे याद है विधायक महोदय ने कुछ 2-4 महीने पहले मंत्री जी से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में मंत्री जी के एक बॉडीगार्ड के अलावा और कोई नहीं था, पर उसे भी मंत्री जी ने कुछ 10 मिनट के लिए ही किसी काम से बाहर भेज दिया था, और उसी समय विधायक महोदय और मंत्री जी ने यह साजिश रची थी। मंत्री जी का कहना था, राजवीर और उसके गुर्गों की इमेज आम जनता में इतनी खराब है, अगर उसे सीट दे दी जाए तो वह पक्का हार जाएगा। इसलिए मंत्री जी का कहना था किसी ऐसे शख्स का चुनाव में उतारा जाए जिसकी साफ स्वच्छ छवि का फायदा पार्टी को भी मिले और बंदा जीत जाए। मंत्री जी ने ही तेरा नाम सुझाया। विधायक महोदय अपने बेटे को गद्दी देना चाहते थे। तब मंत्री जी ने अपनी सातिर चाल उन्हें परोस दी कि तुझे चुनाव लड़वाकर पहले जिताना होगा, और जब तू मंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करने जाता रहेगा तब तेरी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट करवाकर तेरी मौत को हादसे का रूप दे दिया जाएगा। अब चूंकि तेरी सीट जीती हुई सीट होगी, इसलिए उस सीट पर किसी को तो पार्टी में से बैठना ही होगा। तब उस बात का फायदा उठाकर राजवीर को उस सीट पर बड़ी आसानी से बैठा दिया जाएगा। तेरे नहीं रहने की सिंपैथी राजवीर को मिल जाएगी। भाई, तो इन राजनेताओं की विसात का राजा नहीं, बल्कि एक मामूली सा प्यादा ही था जिसे ये अपने फायदे के लिए चल रहे थे। तेरे सर पर मौत मंडरा रही है मेरे दोस्त। अपनी सारी बलाएं उतारने के बाद ही यहाँ आना। वैसे मैं तो कहता हूँ तू वापस ही मत आ, और वही ज्यादा अच्छा है। अब तो वापस आना पड़ेगा विनय, रुद्र कहने लगा। आज भले ही ना आऊं, लेकिन एक बात तो पक्की है, मेरे दोस्त की शपथ ग्रहण वाले दिन वो राजवीर नहीं, तेरा दोस्त रुद्र ही देश की सेवा की शपथ लेगा। तू देखता जा बस। और रुद्र जो फोन रख देता है। फोन रख के वो वापस अंदर आ गया।
उसने सुरेश के खाने के बाद सभी को घर भेज दिया था। वह अकेला वहीं अस्पताल में रुक गया। अंदर कमरे में जाकर वो सुरेश के सिरहाने बैठ गया था। उसने उसके माथे पर हाथ रखकर सहलाने की कोशिश की, लेकिन माथा अप्रत्याशित रूप से ठंडा पड़ चुका था। उसके हाथों को छूकर देखा तो हाथ भी ठंडे पड़ गए थे। वो भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने आते ही आंखों की पुतलियों को जांचा। रुद्र ने को देखकर उन्होंने नामे सिर हिला दिया। फिर तो कैसे रुद्र ने घर वालों को बुलाया, बताया, और अगले दिन सब कैसे होता चला गया खुद उसे ही पता नहीं चला। अगले दिन शमशान घाट में भाई को फूंक फांक के वापस आते ही उसे इतना समझ आ गया था कि जाने वाला जाते जाते उसकी सारी बलाएं अपने सर ले गया। यह विचार आते ही उसकी आंखें डबडबा गईं और तभी सामने सर पर पल्ला रखे आती हुई पारों पर उसकी नजर पड़ी और वो भरभरा कर रो पड़ा। आज तक जिसे लाल पीले चटक रंगों में सजी देखा था, जिसकी हरी चूड़ियों से भरी कलाई ने उसे कई बार नींदों से जगा दिया था, उसे सफेद रंग में लिपटी कैसे देख पाएगा। एक सिरहंसी उसके सारे शरीर में दौड़ गई और वो चुपचाप एक तरफ जाकर बैठ गई। एक एक करके 13 दिन बीत गए। मिलने जुलने वाले नाते रिश्तेदार आते और 2 आंसू बहाकर चले जाते। कोई लक्ष्मी को समझाता तो कोई कमला को। पार्वती के मायके वालों ने पहले यह आकर हाथ जोड़ दिए थे, जी हमारे लिए तो कन्या शादी के साथ ही पराई हो गई थी, अब तो अपने चरणों में ही जगह दिए रखना। इस नौकरानी बनाकर घर भर की चाकरी कराना और यहीं पड़ी रहेगी। इस बेचारी को क्या चाहिए? 2 जोड़ी कपड़ा और टाइम से खाना, 2 वक्त का खाना देना। इस बेचारी को और पड़ी रहेगी एक कोने में, अपना टाइम काट लेगी। 4 आंसू बहाती पार्वती की सौतेली माँ ने जाते जाते पारों को गले लगाना चाहा तो पार्वती दूर छिटक गई। शायद उसे भी दिखावे के आंसू पसंद नहीं थे। शांत तो वह पहले भी थी, लेकिन इन 13 दिनों में तो जैसे उसने सांस लेना छोड़ दिया था। लक्ष्मी ही जिद करके उसे कुछ खिला पिला दिया करती थी। कभी उसके हाथ चाय पकड़ा जाती तो वह बेचारी बिना किसी अपराध के अपराध बोध में जो अपने कमरे में जेल सा जीवन काटती रहती। बेटे के समय चले जाने से कमला को भी तोड़ कर रख दिया था। पहले सबकी जवान से सिर्फ जिसकी जवान से सिर्फ जहर निकलता था, अब वह बेचारी हर किसी को बेटा बेटा बोलकर अपने कलेजे को इसी एक शब्द से ठंडक पहुंचाने की कोशिश में करने में लगी थी। इतने दिनों से काम काज में लक्ष्मी और कमला की ननंद में आई हुई थी। उनकी पार्वती को लेकर अलग ही चिंता थी। सारे काज निपट चुके थे। अगले दिन बुआ जी की वापसी थी। बस एक शाम पहले वो आंगन में अपना पोथा खोल बैठी और कहने लगी, क्या करोगी कमला भाभी अब इस लड़की का? तो कमला कहने लगी, क्या करेंगे जीजी, बहू है हमारी, हमारे साथ रह लेगी। तो उसकी ननंद कहने लगी, कैसी बातें करती हो भाभी, जवान जहान लड़की को साथ रखना कहाँ तक सही है, और जो अपने पति से न निभ सकी तुम्हें क्या निभाएगी। मैं तो कहती हूँ वृंदावन में एक जान पहचान का आश्रम है, वहीं छोड़ दो। वहाँ इसी की जैसी और भी औरतें रहती हैं, उन्हें सिलाई कढ़ाई जैसी चीजें सिखाई जाती हैं जिससे वो अपनी 2 रोटी कमा सकें। अरे लड़की को घर बिठाना ठीक नहीं है भाभी, वो भी आज के जमाने में। अब देखो एक लड़का तो खुद ही तुम्हारे घर में है ही, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो किससे मुंह छिपाती फिरोगी भला। अपनी ननंद रानी की उलूल जुलूल बातें सुनते ही लक्ष्मी चौके का बहाना बनाकर भीतर चली गई। हालांकि तार सप्तक में कही गई सारी बातें अलग अलग कमरों में उपस्थित लगभग सभी ने सुन ली थी। रोते रोते पारो की हिचकी बंद गई थी। तभी बाहर सबको चाय देकर लक्ष्मी अंदर उसके पास चली आई। आते ही लक्ष्मी ने उसको गले से लगा लिया और कहने लगी, नहीं बेटा पारो, ऐसे नहीं रोते, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां रुद्र चला आया। इतने दिनों में वो पहली बार पारो के कमरे में आया था। माँ, कुछ कहना था तुमसे, रुद्र ने कहा। लक्ष्मी रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र कुछ कहता कि उसका फोन बजने लगा। वो फोन पे बातें करता बाहर चला गया। अगले ही दिन दोपहर को शपथ ग्रहण समारोह होना था। फोन विनय का था। अनिकेत भी अब ठीक था। यह सुनकर रुद्र को थोड़ा चैन मिला। अब तक रुद्र विधायक और उसके बेटे को अपना संरक्षक और पालक मानता आया था और उन्हीं से बदले के लिए उसकी मुट्ठियां भींचने लगी थी। अब भैया, जान मेरी जानी थी, पर आखिर आपको मेरी बला आपने अपने सर ले ली। अब ये मेरी जिंदगी आपकी अमानत है। अब ये आपका रुद्र उन दोनों बाप बेटों से बदला लेकर रहेगा। अनिकेत से जो कहने लगा रुद्र।
मेरी मेहनत से जीती हुई मेरी सीट पर राजवीर नहीं बैठ सकता, मैं ही वहां बैठूंगा और सत्ता का पावर क्या है अब उन दोनों को दिखा दूंगा। अपने आप से वादा निभाने और उसे अगली सुबह निकलना था। उस दिन, जिस दिन से वह आया था, जिसकी पार्वती से ठीक से बात तक नहीं हुई थी, लेकिन उससे बात करने से पहले उसे घर पर सबके विचार भी जानने थे। अगली सुबह अपनी समझाइश कमला और लक्ष्मी पर एक एक बार थोपती हुई बुआ जी अपने गांव निकल गई थी। उसके जाने के बाद रुद्र ने भी अपना सामान बांध लिया। लक्ष्मी सभी के लिए चाय लेकर वहीं आ गई थी। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से खटका किया। आंगन में बैठे सभी की निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गईं। दरवाजे पर खूब घनी लंबी सी दाढ़ी और लंबे बालों में गेरुआ वस्त्र धारण किए रुद्र के पिता खड़े थे। भतीजे की अचानक मृत्यु से उस दीन दुनिया से विलग सन्यासी को वापस गृहस्थ में लाकर पटक दिया था। भीतर आकर अपने बड़े भाभी और भाई के चरण उन्होंने छुए और बैठ गए। रुद्र ने अपने पिता के पैर छुए और एक और खड़ा हो गया। खड़ा क्या है? रुद्र के पिता कहने लगे, तुझे तो किसी महत्वपूर्ण काम से शहर निकलना था ना, तो जाता क्यों नहीं? जा, देर मत कर, अब तेरे नाम का सूर्य उदय होने जा रहा है। विस्मय से रुद्र कभी उन्हें कभी अपनी माँ को देखता खड़ा रहा। और अपने आंसू पोंछ लक्ष्मी ने अपने पति के चरणों को छूने आगे बढ़ गई। उसके सर पर हाथ रखे वो कुछ नहीं बोल पाए। एक गिलास पानी देना लक्ष्मी, हो सके तो चाय बना देना, और सुनो, मैं कप में चाय नहीं पीता, मेरे लिए अम्मा का कलई वाला गिलास निकाल देना। इतने सालों बाद पति के मुंह से अपना नाम सुन लक्ष्मी के मन में जाने कितना कुछ पिघल कर बह गया। आंसू पोंछती वो रसोई में बड़े मन से चाय बनाने के लिए चली गई। तभी दबे पांव एक दीवार की ओट में आकर खड़ी चुपके से झांकती पार्वती को भी उन्होंने देख लिया था। वे कहने लगे, इधर आओ बेटी। पार्वती धीरे से उनके पास पहुंची और उनके चरण छू लिए और एक और खड़ी हो गई। तो वे कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? तो पारो कहने लगी, जी पार्वती। नाम सुनते ही उन्होंने पीड़ा और कष्ट से आंखें बंद कर ली। जब हम मानव उसके रचे संसार से मनमानी करने लगते हैं तब ऐसा ही होता है बेटा। उनकी कही बात वहां बैठे किसी को समझ में नहीं आई। उन्होंने पार्वती के सिर पर हाथ रख दिया और कहा, सदा खुश रहो बेटी, सौभाग्य है। बोलते बोलते अचानक वो रुक गए। रुद्र, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। अपनी बात कहे उन्होंने एक नज़र वहां बैठे सभी लोगों पर डाली, लेकिन सभी इतने गुम थे कि किसी ने भी उनकी बात को गलत नहीं समझा। भाभी अकेली बच्ची क्या करेगी, कैसे रहेगी? अगर आप लोगों को गलत ना लगे तो रुद्र। उनकी बात आधे में काट कर कमला सिसक उठी और कहने लगी, लल्ला जी, आपने मेरी लाज रख ली। आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी, लेकिन रुद्र तैयार होगा। कमला ने रुद्र की ओर देखा। वो सर झुकाए खड़ा था। लक्ष्मी के चेहरे की प्रसन्नता थी, वह तो बहुत खुश थी, लेकिन रुद्र चाहे तैयार हो जाए, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। अपनी बात दृढ़ता से कहकर पार्वती अंदर चली गई, क्योंकि पार्वती कहने लगी, मुझे ये रिश्ता नहीं है मंजूर। उसके जाते वहां बैठे सभी के चेहरों पर जो एक निराशा सी छा गई। एक बार फिर दर्द सबका छलक उठा। रुद्र ने ताई से इजाजत ली और पारो के पीछे उसके कमरे तक चला गया। क्या हुआ पारो? रुद्र की बात पूरी होने से पहले वो बोल उठी, मुझ पर किसी तरह का एहसान करने की जरूरत नहीं है रुद्र। तुम ये बिल्कुल ना सोचना कि मैं बहुत दुखी हूँ। उसके स्वभाव में जब से परिवर्तन देखा था मैंने, उसी दिन से खुद के लिए थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दिया था मैंने उन्हें बिना बताए अपनी पढ़ाई वापस शुरू कर दी थी और उनसे छिपकर ही मैं MA BEd सब कर लिया। पिछले महीने ही नौकरी के लिए आवेदन देने से पहले इन्होंने सब कुछ बता दिया था। तब उन्होंने ही मुझे नौकरी के लिए हाँ कह दिया था। अब तुम तो शहर चले जाओगे, यहाँ पर अम्मा बाबूजी और काकी की जिम्मेदारी तो मुझ पर ही छोड़ गए हैं ना वो, तो मैं नौकरी करके उस जिम्मेदारी को निभाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भैया के साथ मेरा जीवन बहुत कड़वा था। उसी छोटे से जीवन में बहुत एक मीठे लम्हे भी चुरा लिए थे हमने। बस उन्हीं लम्हों की याद में मेरा जीवन बीत जाएगा। तुम मेरे लिए बिल्कुल परेशान ना होना रुद्र। तुम जाओ और वहाँ एक नया संसार तुम्हारा रास्ता देख रहा है। मुस्कुराकर पारो ने वहाँ रखी दही की कटोरी से उसे जरा सा दही खिलाया और बाहर भेज दिया। मुस्कुराकर अपना बैग कंधों पर टांगे रुद्र ने एक बार फिर सबके पैर छुए और निकल गया। लक्ष्मी का खोटा सिक्का आखिर अपनी मंजिल पहचान चुका था। वो जान चुका था अपनी कीमत और साथ ही अपने अनूठे हृदय की कीमत को भी। पिछली बार के पलायन और इस बार के निर्गमन में अंतर था।
इस बार के जाने में और पिछली बार के जाने में बहुत धरती आसमान का अंतर था। पिछली बार वो जा रहा था सब कुछ छोड़कर, कभी वापसी नहीं करने के लिए, और इस बार उसे जाते हुए भी पूरा विश्वास था खुद पर, अपनी सफलता की गद्दी पर वह विराजमान होकर वापस जरूर लौटेगा और एक बार ही सही लेकिन पार्वती को मनाने की कोशिश वह जरूर करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।